तो हेलो एवरीवन एंड आई होप एवरीवन इज फाइन। एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट का ये टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी जो एग्ज़ाम है प्रीलिम सेम ही होता है। मेंस अलग हो जाता है सिविल सर्विस के एग्ज़ाम से, लेकिन जो प्रीलिम से सेम लगता है, इसीलिए एनवायरनमेंट का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है उसमें। तो अब एनवायरनमेंट का ही ये टॉपिक है और GS 2 और GS 3 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस में। तो लेट अस सी कि ये क्या टॉपिक है और क्यों ये न्यूज़ में था। सो बेसिकली हुआ क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 इशू किए थे, जिसका अपोजिशन किसने किया? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने इसका अपोजिशन किया। सो बेसिकली सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि NCST का आर्टिकल कौन सा है, क्योंकि प्रीलिम्स में आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं जो कि फैक्ट बेस्ड होते हैं। तो आर्टिकल 338A। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 338A बड़ा है, ना कि छोटा ए है। ठीक है, कई लोग इसी में मिस्टेक कर देते हैं। तो ये बड़ा ए है, इट मीन्स ए न्यू आर्टिकल हैज बीन इंसर्टेड। फिर अपोज क्यों किया ये रूल्स को NCST ने? क्योंकि उन्होंने ये रीजन दिया कि ये जो नए रूल्स हैं ये फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 को अपोज करते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को ये क्या करते हैं? अपोज करते हैं। अब ये कैसे अपोज करते हैं, कैसे वायलेट करते हैं, वो हम अब देखेंगे। और देखने से पहले ये एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये दो एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट होते हैं। प्रिपरेशन के दौरान आपने हर जगह ये देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, और इसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है। अब इनका मैंडेट भी अलग अलग होता है। इसका काम होता है, कंजर्वेशन लिखा है तो इसका मतलब कंजर्वेशन है। ठीक है। तो कंजर्वेशन करना कैसे है कि जो भी लैंड, फॉरेस्ट लैंड, बेसिकली अगर डाइवर्ट किया जा रहा है अदर पर्पस के लिए, एग्रीकल्चरल के लिए, ग्रेजिंग के लिए, या फिर किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए, तो उसको क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। दूसरा क्या है, यूनियन गवर्नमेंट इसके सारे प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करती है। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन चेंज करके प्रीलिम्स में यूनियन गवर्नमेंट की जगह क्या कर देंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट लिख देंगे, और फिर वहां पे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट के पास सारे पावर्स हैं इसके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने की। फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट को करना हो, फॉरेस्ट का जो लैंड है उसको अगर डाइवर्ट करना हो स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये क्या करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट कैन कन्वर्ट दैट लैंड ओनली आफ्टर द प्रायर परमिशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। और वो परमिशन मिलेगी कहाँ से? यूनियन गवर्नमेंट से। कैसे? एक एडवाइजरी कमेटी बनाएगी। कौन? यूनियन गवर्नमेंट, जिसे हम अभी क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, FAC। FAC बनाएगी कौन? यूनियन गवर्नमेंट, और फिर वो पास करेगी। ठीक है। उसी तरह से फॉरेस्ट राइट एक्ट, नाम से ही पता है कि राइट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या करता है, FDST और OTFD के जो राइट्स हैं वो ये इंश्योर करता है। और अब ये FDST और OTFD क्या है? FDST का मतलब फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी जो फॉरेस्ट में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके राइट्स, प्लस अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो 75 ईयर्स से फॉरेस्ट में रह रहे हैं उसमें, या कह सकते हैं कि 3 जनरेशन्स जिनकी उस फॉरेस्ट में रह रही है, वो ट्रेडिशनल ड्वेलर्स जो हैं उनके राइट्स को ये इंश्योर करता है कि उनके राइट्स किस चीज़ पे, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स पे जो राइट्स बनते हैं उनके, वहाँ रहने का, वहाँ से जो भी चीज़ें मिल रही है उनका कंजम्पशन करने का, ये सारी राइट्स क्या हैं, इस एक्ट के तहत इंश्योर किए जाते हैं। दूसरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर ये पूरा बवाल ही चल रहा है कि जो अभी जो आगे आएगा, तो वो ये है कि ग्राम सभा की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ उठाना चाहते हो, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए लैंड डाइवर्ट करना चाहते हो, तो प्रायर अप्रूवल ऑफ ग्राम सभा की रिक्वायरमेंट है। ग्राम सभा अप्रूव करेगी तभी आगे वो प्रोजेक्ट बढ़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। यानी कि ये बहुत बार पूछा जाता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि ये दो एक्ट होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो फिर ये इशू क्या है? इशू ये है कि पहले जब भी कोई फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट करना होता था, तो 2009 के बाद से क्या रूल था? उसके बाद से ये रूल था कि ग्राम सभा अपनी कंसेंट देगी, और एक बार कंसेंट दे दिया तो जो स्टेट है, स्टेट यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट, उसको एक्नॉलेज करेगी कि हाँ
फॉरेस्ट राइट हैं वो सेटल्ड हैं, यानी कि सभी को फॉरेस्ट राइट का किसी का भी वायलेशन नहीं हुआ है। और उसके बाद में क्या है, ये प्रपोजल एफएसी के पास जाता था। तो ये पहले का प्रोसेस था। तो फिर अब जो नए रूल्स हैं उसमें क्या प्रोसेस है, तो नए रूल्स में ये प्रोसेस है, द न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 मेंशन दैट एफएसी विल अप्रूव एंड सेंड टू स्टेट अथॉरिटीज। यानी एफएसी क्या करेगी, इसको अप्रूव कर देगी, ठीक है, और स्टेट अथॉरिटीज के पास सेंड कर देगी। अब स्टेट अथॉरिटीज डायरेक्ट क्या करना स्टार्ट कर देंगे, कंपनसेटरी फंड कंपनसेटरी फंड का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी फॉरेस्ट लैंड को यूज करते हो अदर पर्पस के लिए, तो वहां से जितने भी पेड़ पौधे काटे जाते हैं उसी के प्रोपोर्शन में किसी दूसरी जगह पे उतने ही पेड़ पौधे लगाते हैं, उसके लिए जो फंड इकट्ठा करते हैं वो कंपनसेटरी फंड होता है। बेसिकली उसकी एक प्रायर फिक्स्ड रेट होती है कि इतना पैसा इतने लैंड पे जमा करना पड़ेगा, तब वो आपको लैंड अलाउ होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फाइनल अप्रूवल। तो इसमें प्रोसेस में कहीं आपको ये दिख रहा है कि ग्राम सभा की कंसेंट कहीं लिखा हुआ वर्ड दिख रहा है? नहीं। तो फिर क्या यहाँ कंसेंट लेना जरूरी नहीं है? वही एक इशू खड़ा हो गया कि क्या इसमें ग्राम सभा का रोल है वो डिक्रीज तो नहीं हो गया है? क्योंकि ऐसे तो फिर क्या है, बड़े फर्म्स सीधा गवर्नमेंट के साथ मिलके और डायरेक्ट क्या कर लेंगे, लैंड का डाइवर्जन कर लेंगे। ऐसा कैसा किसका कहना है? ऐसा कहना है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब का। तो इश्यू क्या है कि जो मैंडेटरी कंसेंट थी ग्राम सभा की स्टेज 1 से पहले, अलग अलग क्लियरेंस के लेवल होते हैं कि पहले ये स्टेज 1 क्लियरेंस मिलेगा प्रोजेक्ट को, फिर स्टेज 2। तो वो पहले जो मैंडेटरी था वो ये था कि ग्राम सभा स्टेज 1 से पहले जब तक क्लियर नहीं करेगी तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब वो प्रोविजन नहीं है, ठीक है। अब क्या प्रोविजन है कि ये स्टेज 2 के बाद में भी ग्राम सभा अप्रूव कर सकती है या स्टेज 3 के बाद में भी कर सकती है, कभी भी वो उसको बाद में अप्रूव कर सकती है। इसका मतलब क्या है, एनसीएसटी का कहना है कि इससे क्या है, एक ढिलाई आ जाएगी, ठीक है। तो यही चीज जो है आपके मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन के आएगा। और इसको एक एग्जांपल के, जब हम कहते हैं ना कि आंसर को यूनिक कैसे बनाएं, वो ऐसे बनते हैं इन फैक्ट से। और मैंने सीधी ये टेबल ही बना दी है ताकि आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा इसको एग्जाम्पल के रूप में मेंस में लिख के आओगे। टोटल प्रपोजल्स 240 आए कहाँ, वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो प्रपोजल बन के जाता है एफएससी के पास। तो 2019 के शुरू के जो 6 महीने थे उसमें 240 प्रपोजल आए, और उसमें से 233 प्रपोजल क्या हुआ, या तो रिकमेंड कर दिए गए या डेफर कर दिए, यानी आगे उनको शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सिर्फ 7 ही प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुए, सिर्फ 7 प्रोजेक्ट्स। और ये जो 233 प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कि क्या है, रिकमेंडेड या डेफर किए गए थे, उनमें से जितने भी रिकमेंडेड किए गए थे उन के कारण 9,222 हेक्टर का जो क्या है फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट किया गया। किस लिए? नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस। नॉन फॉरेस्ट्री मतलब जैसे ये, या आपने वहाँ रोड बनाई, ट्रेन बनाई, रेलवे ट्रैक्स बनाए, या आपने कोई माइनिंग की एक्टिविटी की, या इरिगेशन के लिए उस जमीन को यूज किया, कुछ भी किया आपने, 9,000 हेक्टर की जमीन का क्या है, नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए यूज किया, ठीक है। जब इतने सारे प्रोजेक्ट्स पास हुए हैं तो ये हुआ है, तो अगर ये रूल्स और लीनियंट हो जाएंगे और इजी हो जाएंगे तो फिर ज्यादा लैंड अदर पर्पस के लिए यूज किया जाने लगेगा, ऐसा एलिगेशन लग रहा है। तो एनसीएसटी ने ये बोला है। तो जो उन्होंने बोला है वो यहाँ पे मैंने ऑब्वियसली मार्क कर दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि डाइवर्जन एट द अर्लीस्ट, यानी कि अगर ग्राम सभा की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, उसको अगर डिले कर दिया जाएगा, तो डाइवर्जन एट द अर्लीस्ट, यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट के ओनर्स हैं जो प्रोजेक्ट को वहाँ चला रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को फोर्स करेंगे कि भाई जल्दी पास करवाओ, जल्दी पास करवाओ, है ना। वो क्या है, क्योंकि अब उनको ग्राम सभा से कंसेंट तो लेनी नहीं है, सीधा काम क्या करवाना है, गवर्नमेंट से करवाना है। तो वो उस पर फोर्स करेंगे और उससे क्या होगा, जो फॉरेस्ट राइट है उनका हनन हो जाएगा, यानी कि उनको बेसिकली डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, उसका एक तरफ ध्यान जाएगा नहीं, और प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट पास होते रहेंगे। ऐसा एनसीएसटी का कहना है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड इस पे दिया है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट हैज सेड कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या है, स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने बनाया है। यानी कि जो पहले इधर उधर जाना पड़ता था, यहाँ फाइल जाती थी वहाँ फाइल जाती थी, अब हमने इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया, इजी कर दिया है प्रोसेस को, ताकि अप्रूवल्स मिलना इजी हो जाए, है ना। थोड़ा इकोनॉमी में जो जितने भी ये प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं उससे काफ़ी लॉस होता है, तो वो सारी चीज़ें ना हो और स्ट्रीमलाइन हो जाए चीज़ें।
फिर दूसरा उन्होंने क्या बोला है कि फुलफिलिंग एंड कंप्लाइंग विद फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वाज एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड कुड बी अंडरटेकन बाय स्टेट्स एट एनी स्टेज। यानी उनका ये कहना है कि जो ये ग्राम सभा से अप्रूवल लेने का काम है, ये काम स्टेट का है, ठीक है, और वो कभी भी ले सकते हैं अप्रूवल। हमने मना तो नहीं किया है कि मतलब हमने ये तो नहीं कहा है कि भाई स्टेज 2 में भी नहीं लेना है, 3 में भी नहीं लेना, हमने उसको ये तो मना ही नहीं किया कि भाई लेना ही नहीं है। हमने तो ये क्या कहा है, आप कभी भी ले सकते हैं इसे, एट एनी स्टेज बाद में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपना ये स्टैंड दिया है कि हमने कहीं ये मना नहीं किया है कि अप्रूवल लेना मैंडेटरी नहीं है। तो ये तो हो गया टॉपिक। अब इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं, और आप बता भी सकते हैं कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होगा। ओके। और जो भी कोर्सेज अभी चल रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं यंग स्किल इंडिया में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।